अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर के साथ होंगे, आफ़ियत के साथ होंगे। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है 7.11 और वो है एक केस स्टडी बेसिकली। ठीक है, तो अब हम इस केस स्टडी के ज़रिए जो है वो सीखते हैं कि अरेज़ की मतलब अरेज़ जो है वो कैसे कैसे यूज़फुल होती है हमारे इस प्रॉब्लम में। तो द नेशनल कॉमर्स बैंक हैज़ हायर्ड यू एज अ कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्रामर। Your first assignment is to write a function that will be used by the bank automated teller machine, ATM जिसको बोलते हैं, to validate a customer personal identification number. ठीक है, your function will be incorporated into a large program that asks the customer to input his or her PIN on the ATM's numeric keypad. Pins are 7-digit numbers. ठीक है, the program store each digit in an element of an integer array. The program also retrieves a copy of the customer actual PIN from a database. The PIN are also stored in database as a 7 elements array. If these two numbers match, then the customer identity is validated. Your function is to compare two arrays and determine whether they are contain the same numbers or not. तो बेसिकली केस स्टडी क्या है, आसान सी है कि जब आप एटीएम पे जाते हैं और एटीएम पे जाके अपनी पिन देते हैं तो क्या होता है, अगर पिन वेरीफाई हो जाती है तो फिर आपको एसेस दे देता है, नहीं तो नहीं देता। तो होगा क्या, जब आप पिन एंटर करते हो तो वो उसने नहीं कि आपके कार्ड के अगेंस्ट जो पिन है वो उसके पास ऑलरेडी सेफ पड़ी होती है। तो जब आप एटीएम में जाके पिन एंटर करते हो तो उस पिन को वो कंपेयर करता है जो अपनी उसकी डाटाबेस में एंट्री पड़ी हुई है ना उसके साथ। अगर तो वो एंट्री मैच कर जाती है तो फिर तो आपको जाने देता है, नहीं तो फिर आपके कार्ड को ब्लॉक भी कर देता है। ठीक है, अगर आप 3 से ज़्यादा ट्राई करो तो। अच्छा जी, तो हम इसको देखते हैं इसका सूडो कोड क्या होगा। बल्कि ये तो वही है कि दो अरेज को हम कॉपी करते हैं ना। 723 को देखते हैं तो आपको ये वैसे समझ आ जाएगा। हमने हमने वो पढ़ा था ना कि दो अरेज को जो है वो आपने कंपेयर करना है कि दो अरेज इक्वल हैं कि नहीं इक्वल। ये उसी की इम्प्लीमेंटेशन है जिसने इतनी लंबी कहानी लिखी हुई है। बेसिकली है कुछ भी नहीं, उसी की इम्प्लीमेंटेशन है। 723 है जी। जी हाँ जी, हमारे पास एक फंक्शन है इसके अंदर जिसका नाम है टेस्ट पिन, जो कि पिन को टेस्ट करके बताता है भाई आया ये दोनों पिन बराबर हैं कि नहीं बराबर हैं। ठीक है, तो देखें जी इसको इस फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या है, बूलियन। ठीक है, और इस फंक्शन को दो अरेज पास होती हैं, एक अरे ये है एक अरे ये है, और इन सब दोनों का साइज़ सेम है तो इसका साइज़ ये पास होता है। ये फंक्शन क्या करता है, ये देखता है कि यार ये अरे इस अरे के इक्वल है, अगर इक्वल है तो ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करता है। तो हम इस फंक्शन को देख लेते हैं। टेस्ट पिन का फंक्शन है। टेस्ट पिन यही है ना कि ये फंक्शन जो है आपने पिन टेस्ट करनी है, अगर तो पिन जो है वो सही है, पिन मैच कर गई है तो बहुत अच्छा, पिन मैच नहीं की तो फिर आप उसको एरर दे देंगे। बड़ा आसान तरीका है, वही जो हमने एक लूप लगाया था पहले कि आप लूप को इटरेट करें जो ज़ीरो से लेके उसके साइज तक चलेगा, और देख लें अगर आपको इस पूरी अरे में कोई ऐसा इंस्टेंस मिल गया कि जहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू सेम नहीं है, जो कस्टमर ने पिन एंटर की है वो डाटा बेस पिन के इक्वल नहीं है, कोई ऐसा ऐसा इंस्टेंस ऐसा इंडेक्स दो अरे है हमारे पास, एक कस्टमर पिन की अरे है और एक डेटाबेस पिन की अरे है। इन दोनों अरे का कोई एक भी एलिमेंट मैच नहीं ना करेगा तो ये क्या रिटर्न फॉल्स कर देगा, अदरवाइज रिटर्न ट्रू कर देगा। तो देखें जब हमें कोई ऐसा इंडेक्स मिल गया जिसके ऊपर दोनों वैल्यूज़ सेम नहीं है तो इसका मतलब हमने कहना है कि डाटाबेस जो है ना, यानी कि जो आपने पिन एंटर की वो करेक्ट नहीं है। तो ये सिंपल सा फंक्शन है। और मेन में क्या है, हमने बताया कि भी कितने डिजिट्स हैं, 7 डिजिट्स हैं। ठीक है, दो अरेज क्रिएट कर लें, पिन 1 पिन 2 पिन 3, 3 अरेज क्रिएट कर लें। ठीक है, और डाटाबेस वाली अरे हमने ये दिया जी, टेस्ट पिन को हमने कॉल किया, पिन 1 और पिन 2 दी। तो पिन 1 जो है वो कस्टमर पिन है और पिन 2 डाटाबेस में पिन, तो क्या दोनों ये पिन 1 पिन 2 इक्वल हैं? हाँ जी इक्वल हैं, तो रिटर्न क्या होगा, ये चीज़ चलेगी, ये स्टेटमेंट चलेगी, सक्सेस पिन 1 पिन 2 आर डिफरेंट। हाँ सॉरी डिफरेंट है, सेम नहीं है ना, देखें ये और ये डिफरेंस। अच्छा क्या पिन 1 और पिन 3 सेम है? नहीं जी वो भी सेम नहीं है, डिफरेंस है। तो ये इधर भी ये प्रिंट होगा एरर, इधर भी एरर इधर भी एरर,
पिन वन का इक्वल है, हाँ जी वो तो इक्वल ही है, तो फिर इधर सक्सेस हो जाएगा। ठीक है, तो उसको मैं चला देता हूँ तो आपको बात समझ आ जाएगी, आसान सी बात है। तो ये देखें, जब पहले हमने टेस्ट किया पिन वन पिन टू को तो एरर आ गया जी, सॉरी ये फॉल्स रिटर्न कर देगा ना तो एल्स वाला पार्ट चल जाएगा, सॉरी सक्सेस आ गया। पिन वन पिन टू डिफरेंट है, और फिर जो है वो पिन वन पिन थ्री क्या इक्वल हैं, नहीं जी, पिन वन पिन थ्री भी डिफरेंट है। ठीक हो गया, सक्सेस रिटर्न हो गया। और अब देखें, पिन वन का इक्वल है, ये ट्रू हो जाएगा, तो अभी भी सक्सेस रिटर्न हो गया। पिन वन पिन टू रिपोर्ट टू भी सेम पिन, तो ये देख लें आप सर। बस बेसिकली इस केस स्टडी के उसने आपको ये दिखाया है कि हमने दो अरेज को कंपेयर करना तो कैसे करना है। ठीक है, तो ये था टॉपिक 7.11। तो इस चैप्टर का जो आखिरी टॉपिक है वो है 7.12, और इसमें आपको वो बताएगा एक बड़ी यूज़फुल लाइब्रेरी के बारे में, जो कि है जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। और स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी के बारे में हम चैप्टर नंबर आगे भी पढ़ेंगे। तो STL, तो इसको हम पढ़ेंगे चैप्टर 16 में भी। देख रहे हैं चैप्टर 16 में क्या है, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। तो बेसिकली जो STL है वो एक लाइब्रेरी है, बड़ी यूज़फुल लाइब्रेरी है, जिसमें बहुत सारे डाटा टाइप्स भी हैं और बहुत सारे एल्गोरिथम्स भी हैं। बहुत सारे डाटा टाइप्स भी हैं और बहुत सारे एल्गोरिदम्स भी हैं। और जिस तरह से आपने आईओ स्ट्रीम पढ़ी थी ना, उसके अंदर हम उसको यूज़ करते जो है हम सीन या सी आउट करते हैं, फिर एफ स्ट्रीम पढ़ी थी। इस तरह हमारे पास एक और लाइब्रेरी है STL, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हैं। फ़िलहाल जो हमारे लिए है ना चीज़ जो हमने पढ़नी है, वो बता रहा है वेक्टर। ठीक है, तो वेक्टर जो है वो क्या है, यानी कि आप एक वेक्टर जो है वो इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। सॉरी, वेक्टर को आपने यूज़ करना है। वेक्टर क्या होता है, वेक्टर समझ लें एक डायनामिक अरे होती है, यानी कि जो डायनामिकली ग्रो या श्रिंक करती है बेसिकली। ठीक है, और आप इसको हम इसके फंक्शन हम देखेंगे ना, फिर आपको पता लगेगा कि कैसे यूज़फुल आपके लिए हो सकती है। अभी तक आपने देखा ना, अगर आपने कोई ऐसा काम करना हो कि आप चाहें कि मेरे पास मैं ना अरे क्रिएट करूं 10 साइज़ की, तो वो आप अरे क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन अगर आपने यही यूज़र से नंबर लेना हो, यानी कि यूज़र बताया आपको भी कि आप यूज़र से नंबर लें और फिर जो है वो काम करने की कोशिश करें, फिर उतने साइज़ की अरे डिक्लेयर करने की कोशिश करें, तो वो काम नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर आप ये नहीं कर सकते। आपको होता है ना अरे का जो अरे जो होती है हमारे पास, ये जो अरे होती है, इसका जो साइज़ होता है ये कोई इंटीजर लिटरल होता है या फिर कोई नेम कांस्टेंट होता है, ये कोई वेरिएबल नहीं हो सकता। मीनिंग की मिसाल के तौर पर अगर मैं ये करूँ, मैंने कहूँ इंट ए और इधर मैं लिख दूँ ए, तो ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये वो एरर दे देगा। ठीक है, तो ये काम आप नहीं कर सकते। तो ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आपने यूज़र से इनपुट लेनी है कि भाई अरे का साइज़ कितना हो, तो वो कैसे होगा, तो वो अभी तक आपने पढ़ा नहीं है, वो भी हम कर लेते हैं, वो आगे चैप्टर्स में आएगा जब हम पॉइंटर्स पढ़ेंगे। तो यहाँ पे वेक्टर जो है ना वो बड़ा यूज़फुल है, और उसके कुछ फंक्शन हैं जो कि बड़ा आपको फ़ायदा देंगे, तो वो हम उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो वेक्टर्स जो है उसको अगर आपने डिक्लेयर करना है, पहली बात तो अगर अपने अपने प्रोग्राम में वेक्टर को यूज़ करना है तो आपको ये हेडर फाइल इंक्लूड करनी होगी, क्या, वेक्टर वाली। उसके बाद वेक्टर डिक्लेयर कैसे करते हैं, वेक्टर नाम देंगे, ये कस्टम डाटा टाइप है, ये ब्लू नहीं होगा। वेक्टर स्क्वेयर ब्रैकेट में उसके टाइप देंगे। भाई वेक्टर किस टाइप का बना रहे हो, वेक्टर जो है ना वो किसी भी टाइप का बन सकता है। वेक्टर इंटीजर का भी बन सकता है, वेक्टर डबल का भी बन सकता है, वेक्टर स्ट्रिंग का भी बन सकता है, वेक्टर करेक्टर का भी बन सकता है। तो आप वेक्टर का नाम लिखेंगे इस तरह से स्मॉल में, ये जो ब्रैकेट है
इसके ब्रैकेट के अंदर आप टाइप देंगे, वेक्टर की टाइप क्या है, और आगे वेक्टर का नाम दे देंगे। तो ये एक वेक्टर बनाएगा जिसका नाम है नंबर्स और जिसकी टाइप है इंट। ठीक हो गया। और इस तरह से भी आप बना सकते हैं। ये एक वेक्टर बनाएगा और इसमें जो ये वाली स्टेटमेंट जो है ये आपको एक वेक्टर बना के देगी जिसका नाम होगा नंबर्स और जिसकी टाइप है इंट्स, और इसका साइज़ अभी कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसमें अभी कुछ नहीं पड़ा। जबकि अगर आप चाहते हैं कि आप वेक्टर डिक्लेयर करें जिस इंटीजर टाइप का और उसका साइज़ 10 हो, तो आप ऐसे कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं एक वेक्टर डिक्लेयर करें जिसकी टाइप हो इंट और जिसका साइज़ हो 10, तो आप इस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो वेक्टर जो है ना वो ग्रो और श्रिंक भी कर सकता है। जबकि आपकी अरे जो है वो ग्रो श्रिंक नहीं ना करती। अरे आपने डिक्लेयर कर दी 10 की, तो बस 10 एलिमेंट्स हैं, उस 10 से ज़्यादा भी नहीं हो सकती, 10 से कम भी नहीं होंगे, मतलब 10 की डिक्लेयर होगी तो होगी। जबकि आप वेक्टर अगर आपने 10 का आपने यहाँ पे वेक्टर डिक्लेयर किया ना 10 एलिमेंट्स का, तो इस एलिमेंट्स को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि when you specify starting size of a vector you may also specify an initialization value. The initialization value is copied to each element. Here is example. अगर आप चाहते हैं कि भाई वेक्टर बनाओ इंटीजर टाइप का और उसमें 10 वैल्यूज़ हों और 10 की 10 वैल्यूज़ का जो यानी कि उसमें 10 एलिमेंट्स हों और उन 10 एलिमेंट्स को आप 2 असाइन करना चाहते हैं, तो आप इस तरह से कर देंगे। ठीक है, तो ये एक वेक्टर बना रहा है जिसमें अभी कोई एलिमेंट नहीं है। ये एक वेक्टर बना रहा है इंटीजर टाइप का जिसमें 10 एलिमेंट्स हैं। ये एक वेक्टर बना रहा है इंटीजर टाइप का जिसमें 10 एलिमेंट्स हैं और हर एलिमेंट को क्या साइन कर दिया 2 इक्वल टू 2। इसमें गार्बेज पड़ा होगा, इधर 2 पड़ा होगा, और इस तरीके से भी बना सकते हैं। अब क्या होगा भाई, सेट 2 बनाओ एक वेक्टर जो कि सेट 1 की वैल्यू को इनिशियलाइज कर देगा। ठीक है, यू मे आल्सो इनिशियलाइज अ वेक्टर विद द वैल्यूज ऑफ अनदर वेक्टर। फॉर एग्जांपल लुक एट द फॉलोइंग स्टेटमेंट कि ये सेट 2 आप बना रहे हो इंटीजर टाइप का, और सेट 2 की वैल्यूज़ क्या होंगी, जो सेट 1 की वैल्यूज़ है वो उसको साइन हो जाएंगी, वो कॉपी हो जाएंगी बेसिकली। तो ये देखें जी, ये समरी है। ये एक हमारे पास वेक्टर डिक्लेयर हो रहा है फ्लोट टाइप का, इसका नाम है अमाउंट्स। ठीक है, और ये स्ट्रिंग का, ये इंटीजर का, और इसमें 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 अभी कोई वेक्टर में कोई वैल्यू नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। इसमें 15 एलिमेंट हैं इंटीजर टाइप के। इसमें जो है वो 25 एलिमेंट हैं करेक्टर टाइप के, और हर एक को क्या साइन हो गया, ए साइन हो गया। और इसमें क्या है, इसने ये वैल्यूज़ टू एक जो है वो वेक्टर डिक्लेयर किया डबल टाइप का, और उसको किससे इनिशियलाइज कर दिया, वैल्यू 1 के साथ इनिशियलाइज कर दिया। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त किस्म का काम आप कर सकते हैं सिर्फ इन्हीं स्टेटमेंट के ज़रिए। तो यूजिंग एन इनिशियलाइजेशन लिस्ट विद अ वेक्टर इन C++, तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। ये क्या करेगा, ये एक वेक्टर डिक्लेयर करेगा जिसका नाम है नंबर्स, जिसकी टाइप है इंट, और इसको इस वैल्यू से इनिशियलाइज कर देगा 10 20 30 40। ठीक है, तो बेसिकली आपका ये वेक्टर जो है वो बनेगा जिसका साइज़ होगा 4, और उसको 4 ये वैल्यूज़ असाइन हो जाएंगी। तो आप इस तरीके से भी आप अपने वेक्टर को इनिशियलाइज कर सकते हैं कस्टम वैल्यूज़ के साथ। तो एक वेक्टर में आप वैल्यू कैसे स्टोर कर सकते हैं, कैसे रिट्रीव कर सकते हैं, 7.24 हम देखते हैं। 7.24 को मैं इधर खोलता हूँ और लेट्स सी इट। ठीक है, दिस प्रोग्राम स्टोर्स इन अ 2 वेक्टर्स द ऑर्स वर्क बाय 5 एम्प्लॉयज़ एंड देयर ऑरली पेयर्स। तो वही बात, आपने 2 अरेज के साथ काम किया था ना, कि आपने एक अरे पे ऑर्स लिए थे और एक पे पेरेट लिया था, दोनों को मल्टीप्लाई करके ग्रॉस पे निकाली थी। बस ये काम उसने वेक्टर के ज़रिए कर लिया। तो आपने देखें हमने वेक्टर बनाया इंटीजर टाइप का और इसका नाम है ऑर्स, और देखें हमने वेक्टर इंक्लूड किया है यहाँ पे। अगर वेक्टर इंक्लूड नहीं करेंगे तो आपको एरर दे देगा। ठीक है, और देखें नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़, तो ये एक वेक्टर बन जाएगा ऑर्स टाइप का। और देखें इधर 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 एंगल, इधर राउंड ब्रैकेट्स हैं, राउंड ब्रैकेट्स। ये एक वेक्टर बनेगा इंटीजर टाइप का और इसका नाम है और इसका साइज़ क्या होगा 5, और इसका नाम होगा पे रेट, और इसका साइज़ होगा, इसका साइज़ भी 5 होगा, और इंडेक्स है। लें जी, एंटर द ऑर्स वर्क बाय द एम्प्लॉय। हमने ऑर्स लेना है और पे रेट लेना है, तो हम इस तरह से इनपुट लेंगे जिस तरह से आप अरे में इनपुट लेते थे, बिल्कुल इसी तरह आप वेक्टर में इनपुट ले लेंगे। तो बस वेक्टर को डिक्लेयर करते हुए काम थोड़ा डिफरेंस है,
अरे को डिफरेंट तरीके से डिक्लेयर करते हैं, वेक्टर को डिफरेंट तरीके से डिक्लेयर करते हैं, लेकिन आप उसको एक्सेस ऐसे ही कर सकते हैं। देखिए ना, आप इनपुट ले रहे हैं, जिस तरह से आप अरे में इनपुट लेते थे, जिस तरह से आप वेक्टर में इनपुट ले रहे हैं। यहाँ पे ऑर्स क्या है, वेक्टर है, पेरियड क्या है, वेक्टर है, और डिस्प्ले कर रहे हैं, लें जी, डिस्प्ले करते भी कोई मसला नहीं है। अब उसको कैलकुलेशन में यूज़ कर रहे हैं आप, लें जी वैसे ही यूज़ कर लें। तो अरे और वेक्टर, ये दोनों के दोनों जो हैं, इनको डिक्लेयर करने में डिफरेंस है, इनको यूज़ करने में इतना डिफरेंस नहीं है। विद एडिशन के हमारे पास जो वेक्टर्स है ना, वेक्टर, उसमें बहुत सारे फंक्शन और अवेलेबल है, अभी हम पढ़ेंगे भी इंशाल्लाह, तो वो आपको बात समझ आएगी। वेक्टर्स बड़े यूज़फुल हैं। उम्मीद करता हूँ बात समझ आ गई होगी। ये वही प्रोग्राम है, बता दिया। लेट्स मूव फॉरवर्ड। हाँ जी, आप रेंज बेस्ड फॉर लूप भी यूज कर सकते हैं वेक्टर के साथ। लें जी, इस तरीके से देखें ना, वेक्टर्स उसी तरह डिफाइन हुए जिस तरह पहले आप डिफाइन करते थे। मतलब वेक्टर्स को डिफाइन करने का, डिक्लेयर करने का तरीका डिफरेंट है, और ये एक वेक्टर बन जाएगा। और देखें इधर इक्वल टू नहीं आ रहा, इधर इधर जो देखने वाली बात है वो इक्वल टू नहीं आ रहा, ये इसका सिंटेक्स है। ठीक है, तो ये एक वेक्टर बनाएगा, नंबर्स टाइप, नंबर्स उसका नाम है और इंटीजर टाइप है, उसको इन 5 वैल्यू से इनिशियलाइज कर देगा। ठीक है, और आप इसको डिस्प्ले कर रहे हैं यूजिंग रेंज बेस्ड फॉर लूप। और आपको पता है कि जिस तरह से रेंज बेस्ड फॉर लूप आप यूज़ करते थे अरेज के लिए, वैसे ही वेक्टर्स के लिए यूज़ कर लें, बस इधर वेक्टर का नाम आ जाएगा बस। रेंज डिस्प्ले हो गया, ये भी कर सकते हैं आप। और रेफरेंस भी यूज़ कर सकते हैं आप, यानी कि आपने ये एक डिक्लेयर की, एक वेक्टर डिक्लेयर किया, 5 का साइज़ है, ठीक है, इंटीजर्स की टाइप है, तो आप ये इनपुट ले रहे हैं। तो इस जो है वो वेक्टर के अंदर आप रेंज बेस्ड फॉर लूप यूज़ करते हुए इनपुट भी ले सकते हैं। और आपने देखा ये इधर इसने रेफरेंस वेरिएबल यूज़ किया है ताकि इस इस एलिमेंट के अंदर इनपुट चली जाए, और इस तरह डिस्प्ले भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वही सारे काम जो आप अरेज के साथ कर सकते हैं, वही काम आप वेक्टर के साथ भी कर सकते हैं। डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है कि वेक्टर को डिक्लेयर डिफरेंट तरीके से करते हैं, अरेज को डिक्लेयर डिफरेंट तरीके से करते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास वेक्टर्स हैं उनके बहुत सारे और फंक्शंस भी मौजूद हैं, बहुत सारे यूज़फुल फंक्शंस हैं जो कि बहुत फ़ायदेमंद हैं। लें जी, अभी पहला हमने पढ़ा, पहला फंक्शन हमारे पास आ रहा है यूजिंग पुश बैक मेंबर फंक्शन। यू कैन नॉट यूज़ सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर, इसका नाम है ना, ये जो है ना, ये बेटा, इसको हम बोलते हैं सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर। यू कैन नॉट यूज़ सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर टू एक्सेस अ वेक्टर एलिमेंट दैट डज नॉट एग्जिस्ट। आप सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर यूज़ नहीं कर सकते एक ऐसे एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए जो कि एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे ये देखें, अगर आप यहाँ पर देखें ना, पिछले एग्जांपल में 5 है ना एलिमेंट्स, तो आप यहाँ पर लिखें जी नंबर्स ऑफ 6, तो वो आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अलबत्ता आप जो है ना वो एक काम ज़रूर कर सकते हैं, वो क्या, पुश बैक का मेथड यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि भाई मेरे पास छठी वैल्यू भी आ जाए, तो आप क्या करें, पुश बैक। तो पुश बैक क्या करेगा, ये जो है ना आखिरी एलिमेंट के बाद एक और एलिमेंट जो है रखवा देगा 25। ठीक है, पुश बैक का मतलब क्या है, द पुश बैक मेंबर फंक्शन एक्सेप्ट अ वैल्यू एज एन आर्गूमेंट एंड स्टोर्स दैट वैल्यू आफ्टर द लास्ट एलिमेंट इन द वेक्टर। तो पुश बैक का फंक्शन, उसको आप एक एक वैल्यू देते हैं, ठीक है, और वो वैल्यू कहाँ प्लेस कर देता है, अरे के आखिरी जो इंडेक्स है उसके बाद। यानी कि इसमें आप देखें साइज आपका वेक्टर का डायनेमिकली ग्रो कर सकता है। अगर आपने अरे वेक्टर को डिक्लेयर किया था 5 के साथ, 5 वैल्यू के साथ, और आपने उसके बाद पुश बैक यूज़ कर लिया, तो छठी वैल्यू भी ऐड हो जाएगी उसके अंदर। ठीक है, जबकि अरे में ये नहीं होता। अरे में अगर आपने 10 एलिमेंट डिक्लेयर कर दिए तो आप 11वां एलिमेंट अरे में नहीं डाल सकते अब, लेकिन वेक्टर में डाल सकते हैं। 727 को देखते हैं हम। तो दिस प्रोग्राम स्टोर्स इन 2 अरेज और वर्क बाय द एम्प्लॉयज़, ये 7277 ही है ना, हाँ जी, लें जी।
वही वही 724 वाला जो प्रोग्राम था ना, वही उसने रिपीट किया है, लेकिन अब क्या यूज़ किया है, अब उसने पुश बैक का फंक्शन यूज़ किया है। देखें इस पर इसने क्या किया, पहले उसने जो आपके पास और पीरियड क्रिएट किए थे किस साइज़ के किए थे, 5 साइज़ के ना। अब देखें, अब इसकी पावर देखें वेक्टर्स की। आप अरेज के साथ एक फिक्स साइज़ की इनपुट ही ले सकते थे। आपने पहले जो 724 लिया था, प्रोग्राम चलाया था, उसमें आपने जो है वो 5 एम्प्लॉयज़ का डाटा लिया था। अब क्या करेंगे हम, लें जी, हम यूज़र से पूछेंगे। देखें हमने पहले वेक्टर्स डिक्लेयर किया, और पेरेट किया ना डिक्लेयर। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने इसको कोई साइज़ नहीं दिया। इसका मतलब है कि अभी ये 0 साइज़ के डिक्लेयर हो गया, हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं है इनके अंदर। और एक टाइप इंटीजर है, एक टाइप डबल है। और हमने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ जो है एक वेरिएबल लिया, जिसमें हम पूछेंगे यूज़र से भाई तुम कितने एम्प्लॉयज़ का डाटा एंटर करना चाहते हो, और इंडेक्स पे हम उसका इंडेक्स ले लेंगे। और इंडेक्स जो है वो लूप काउंटर है। तो हम सबसे पूछेंगे भाई हाँ भाई तुम कितने एम्प्लॉयज़ का डाटा एंटर करना चाहते हो, वो इधर वैल्यूज़ दे देगा। ठीक है, 10 20 जितने भी देना चाहे। पहले देखें, पहले हमारे पास क्या था, पहले खाली 5 एम्प्लॉय का डाटा हम लेते थे खाली उससे। अच्छा जी, जो उसने एंटर कर दिया, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम लूप चलाएंगे। उतना कितना लूप चलाएंगे, 0 से लेके जितने उसने एम्प्लॉयज़ एंटर किए उतना लूप चलाएंगे। भाई हमने, अगर उसने 10 एम्प्लॉयज़ एंटर किए तो हमने 10 एम्प्लॉयज़ के लिए उसके डाटा लेना है कि उसकी और किए हैं, उनका पीरियड क्या है। अगर 15 किए हैं तो 15 के लिए डाटा लेना है। ठीक है ना। तो इसलिए हम इतना लूप चलाएंगे। और उस लूप में हम क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करें टेम्प ऑर्स टेम्प रेट। और हम यूज़र से पूछते हैं भाई हाउ मैनी आवर्स वर्क बाय दिस एम्प्लॉय नंबर 1। हमें एम्प्लॉय नंबर 1 ने कितने आवर्स काम किया, वो हम टेम्प आवर्स में आ जाएगा। उसका रेट क्या है जी, अच्छा टेम्प आवर्स में आ गया। अब देखें और डॉट पुश बैक, ऑर्स के अंदर तो भी कोई एलिमेंट नहीं है, और जब आप पुश बैक करोगे तो क्या होगा, उसमें टेम्प आवर्स ऐड हो जाएगा। जो पहला एम्प्लॉय है उसका एलिमेंट, उसका जो और हैं वो ऐड हो जाएंगे। इसी तरह आप देखें, आपने लिया पे रेट, और पे रेट में आपने पुश बैक किया, तो उसका जो टेम्प रेट है वो पुश बैक हो। यानी कि शुरू में ये जो हमारे पास ऑर्स का वेक्टर था और पे रेट का वेक्टर था, ये ज़ीरो थे। लेकिन आपने देखा कि पुश बैक के ज़रिए हम उसमें एक नया एलिमेंट ऐड कर रहे हैं, तो अब उसका साइज़ 1 हो जाएगा। अगली बार लूप चलेगा तो साइज़ 2 हो जाएगा। तो फिर ये कितना साइज़ हो जाएगा एट द एंड ऑफ लूप, जितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं उतने हमारे, उतना ऑर्स का साइज़ होगा, उतना पेरेट का साइज़ होगा। देखें इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है। फिर हमने ग्रॉस पे कैलकुलेट करनी हो तो हम कर ही सकते हैं, वो तो आपको आता है। ग्रॉस पे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये देखें जी, ग्रॉस पे हमने कैलकुलेट करनी हो तो वही फार्मूला है। तो इस एग्जाम्पल में असल मकसद क्या है, असल मकसद बेटा ये है एग्जाम्पल में कि अरे के ज़रिए आप खाली 5 फिक्स एम्प्लॉय का डाटा लेते थे। या तो आप अरे के ज़रिए 5 एम्प्लॉय का डाटा ले रहे हैं, या 10 का ले रहे हैं, 15 का, जितना भी ले रहे हैं। लेकिन अब इस प्रोग्राम में देखें क्या हुआ, इस प्रोग्राम में आपने वेक्टर यूज़ किए। तो आप यूज़र से पूछ रहे हैं तुम कितने एम्प्लॉय का डाटा देना चाहते हो, वो चाहे तो 5 का दे। अब ये रन टाइम पे वैल्यू आएगी ना, रन टाइम पे जो हमारे पास अरेज थी उनको वैल्यू कंपाइल टाइम पे असाइन हो जाती है। भाई मेरी अरे जो है ना, कंपाइलर को कंपाइल टाइम पे पता होता है कि मेरी अरे का साइज़ कितना होगा। मेरी अरे जो है वो 5 साइज़ की है, 10 की है, क्योंकि हम अरे के साइज़ में क्या पास करते हैं, कोई कांस्टेंट लिटरल इंटीजर लिटरल पास करते हैं, या फिर कोई हम नेम कांस्टेंट पास करते हैं। तो कंपाइल टाइम पे ही कंपाइलर को पता होता है कि अरे जो है हमारे पास उसका साइज़ कितना है। जबकि वेक्टर जो है उसमें ये हमारे पास एबिलिटी है कि हम यूज़र से पूछें भी तुम कितने एम्प्लॉयज़ का डाटा एंटर करना चाह रहे हो। जितने एम्प्लॉयज़ का डाटा एंटर करना चाहता है, ऑटोमेटिकली ऑर्स भी उतने साइज़ का बन जाएगा, पे रेट भी उतने साइज़ का बन जाएगा। तो देखें कितना फ़ायदा है इसका फैक्टर्स का। जबकि अरे में ये काम नहीं कर सकते आप। अरे में फिर आप यूज़र को फिक्स कर देंगे भाई क्योंकि मैंने अरे बनाई है अपने प्रोग्राम में 10 साइज़ की, तो तुम मुझे 10 ही लोगों का डाटा दो, 11वें बंदे का डाटा मैं नहीं ले सकता। तो जबकि वेक्टर में ये आपको फैसिलिटी है कि आप 11वें बंदे का भी डाटा ले सकते हैं, साइज़ से ज़्यादा भी आ सकते हैं। तो ये कितनी जो है वो फ्लेक्सिबल चीज़ है, कितनी पावरफुल चीज़ है, आपने ये गौर किया। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो अगर आपने किसी वेक्टर का साइज़ मालूम करना है तो बड़ा आसान सा मेथड है, आप सेट डॉट साइज़ का फंक्शन कॉल कर लें। यानी कि कहने का मतलब है कि वेक्टर के अंदर एक बिल्ट इन फंक्शन मौजूद है साइज़ का, तो उस वेक्टर के नाम के साथ डॉट लगाएं और वो फंक्शन कॉल कर लें इस तरीके से। तो आपको ये क्या रिटर्न कर देगा, करंटली वेक्टर का साइज़ कितना है। ठीक है, तो देखें, और आपने जो है वो ये देखें जी, अब आपने वेक्टर्स की वैल्यू शो करनी है ना, शो वैल्यूज़ का फंक्शन है। हमने शो वैल्यूज़ का फंक्शन यूज़ किया था ना एक अरे की वैल्यूज़ को डिस्प्ले करने के लिए। तो अब हमने वेक्टर की वैल्यूज़ को डिस्प्ले करना है, तो कैसे करेंगे, हम ये वेक्टर्स इस तरीके से इनपुट लेंगे।
जो शो वैल्यूज़ है इसका पैरामीटर क्या है, एक वेक्टर है, ठीक है। और होगा क्या, हम चलाएंगे एक लूप चलाएंगे। अब हमें देखें अरे केस में हम अरे का नाम भी लेते थे और अरे का साइज़ भी लेते थे। वेक्टर केस में खाली हम वेक्टर का नाम ही लेंगे इनपुट, बस उसके बाद हम खुद ही से उसको वैल्यू डिस्प्ले कर दें। कैसे, यूजिंग दिस साइज़ फंक्शन। हम एक काउंटर चलाएंगे जो 0 से स्टार्ट होगा और उसका साइज़ से लेस तक जाएगा, क्योंकि हमारे पास ये साइज़ का फंक्शन मौजूद है जो कि हमें साइज़ रिटर्न करता है। तो हम इसको यूज़ करते हुए ये वैल्यूज़ डिस्प्ले कर देंगे, हमें एक्स्ट्रा से साइज़ पैरामीटर लेने की ज़रूरत नहीं है। 728 को देख लें, ये वही फंक्शन है। यहाँ पर उसने क्या किया, मेन में एक वेक्टर डिक्लेयर किया और पुश बैक के ज़रिए उसमें 7 वैल्यूज जो हैं वो रखवाई। वेक्टर उसने जब शुरू में डिक्लेयर किया तो उसका साइज़ कुछ भी नहीं था। उसके बाद उसने नीचे अंदर क्या किया, अंदर ये किया, इसके अंदर क्या किया, इसने पुश बैक किया, पुश बैक फंक्शन यूज़ किया और 7 बार पुश बैक किया, तो अब इसका साइज़ 7 हो गया। 7 हो गया ना। अब देखें जी, डिस्प्ले हो गई वैल्यू 7 के 7। ये हमने शो लूप, शो वैल्यूज़ का फंक्शन है, इसको ये वेक्टर पास हुआ और इसने ये लूप चलाया 0 से लेकर उसके साइज़ तक। हमने देखें जब शुरू में डिक्लेयर किया था वेक्टर तो कोई साइज़ नहीं था उसका, हमें पता नहीं था साइज़ क्या है, ठीक है। और इधर इधर हम डॉट साइज़ फंक्शन से इसका साइज़ निकाल सकते हैं और हमने ये लूप चलाया और उसकी वैल्यूज़ डिस्प्ले कर दी। अच्छा जी, अगर आप चाहते हैं कि एलिमेंट को रिमूव कर दें वेक्टर में से तो क्या करेंगे, पॉप बैक का फंक्शन यूज़ कर लें। सिंपल इज़ दैट। देखें ना, आप अरे का जब आपने साइज़ डिक्लेयर कर दिया तो आप जब आपको 10 एलिमेंट के अरे मिल गई तो इसका मतलब आपको 10 एलिमेंट आ गए हैं। अब उस 10 एलिमेंट में से आप किसी एक को कम नहीं कर सकते, यानी कि आप कहें भाई अब 10 के बजाय 9 हो जाए। अभी तक आपने ये नहीं सीखा कि आप अरे की वैल्यूज़ को कम कर दें या ज़्यादा कर दें, जबकि वेक्टर में ये एबिलिटी है कि वो ग्रो भी कर सकता है, श्रिंक भी कर सकता है। डायनामिकली ग्रो कर सकता है, डायनामिकली श्रिंक कर सकता है। तो पुश बैक से वो ग्रो करता है, पॉप बैक से वो श्रिंक करता है। तो पॉप बैक क्या करता है, आखिरी एलिमेंट जो है वो आपको रिमूव करके दे देगा। कलेक्शन यहाँ पे वेक्टर का नाम है। 729 को देखते हैं तो देखें जी, हमने 1 2 3 3 पुश बैक किया, हमने साइज़ प्रिंट किया, साइज़ क्या आएगा जी, इधर 3 आ जाएगा। अब हमने पॉप बैक किया, एक पॉप बैक किया, अब साइज़ प्रिंट किया तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा साइज़। उसके बाद दोबारा हमने पॉप बैक किया तो अब साइज़ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और दोबारा पॉप करोगे तो अब साइज़ क्या आएगा, 0 आएगा। तो देखें 3, पहले साइज़ था 3, तीन तीन जल्दी पुश किए थे ना, पुश बैक, पॉप बैक किया तो साइज़ 2 रह गया, एक बार पॉप किया तो दूसरी बार पॉप किया साइज़ 1 रह गया, अब पॉप किया तो बस ख़त्म हो गया, वैल्यूज़ ख़त्म हो गई। अब दोबारा पॉप बैक करोगे तो अब एरर दे देगा, क्योंकि वैल्यूज़ नहीं है उसके अंदर। अगर आप चाहते हैं कि तमाम वेक्टर की जो यानी कि वेक्टर के जो कंटेंट्स हैं उसको क्लियर कर दें, तमाम एलिमेंट्स को क्लियर कर दें, तो आप क्लियर का फंक्शन यूज़ कर लें। हमारे पास वेक्टर में बहुत सारे फंक्शन मौजूद हैं जो बहुत कमाल के काम करके देते हैं। तो अगर आप चाहते हैं एक वेक्टर के तमाम एलिमेंट को क्लियर करना तो आप क्लियर के फंक्शन के जरिए इसको क्लियर कर सकते हैं। 730 को देखते हैं हम। देखें जी, आपने 100 वैल्यूज़ का एक वेक्टर बनाया इनिशली और हमने साइज़ प्रिंट किया, तो साइज़ क्या है इसका, प्रिंट होगा 100 प्रिंट हो जाएगा। और अब वो क्लियर का मेम्बर फंक्शन कॉल करेगा। क्लियर से बाद जब आप क्लियर करोगे और साइज़ प्रिंट करोगे तो क्या आएगा, 0। तो पहली बार आंसर क्या आएगा, 100। द वैल्यूज़ वेक्टर हैज़ 100 वैल्यूज़, ठीक है। आई विल कॉल द क्लियर मेम्बर फंक्शन, क्लियर मेम्बर फंक्शन करने के बाद वैल्यूज़ क्या रहेंगी, 0 रहेगी। अगर आपने ये डिटेक्ट करना है कि वेक्टर आपका एम्प्टी तो नहीं है तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन है। क्या फंक्शन है, डॉट एम्प्टी का फंक्शन है। तो ये एम्प्टी का फंक्शन आपको अगर वेक्टर एम्प्टी हो तो ट्रू रिटर्न करता है, और अगर, अच्छा, हाँ, अगर ये फंक्शन ये जो एम्प्टी का फंक्शन है, अगर तो वेक्टर्स जो है वो एम्प्टी है, उसमें कोई वैल्यू नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा। और अगर उसमें कोई वैल्यू है तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है, एम्प्टी का फंक्शन। 731 को हम देखते हैं। लास्ट प्रोग्राम है हमारा इस टॉपिक का।
और इसके बाद कुछ फंक्शंस वो डिस्कस करेगा आपसे। देखें जी, दिस प्रोग्राम डेमोस्ट्रेट द वेक्टर एम्प्टी मेंबर फंक्शन। ये प्रोग्राम जो है वेक्टर के एम्प्टी मेंबर फंक्शन को डिस्क्राइब करता है। अच्छा जी, क्या है हमारे पास इस प्रोग्राम में एक फंक्शन है जिसका नाम है एवरेज वेक्टर, और इसको एक वेक्टर पास होता है, दैट्स इट। हमने एक वेक्टर क्लियर किया डिजिट टाइप का, ठीक है, द नंबर ऑफ वैल्यूज़, और ये एवरेज है। तो हाउ मैनी वैल्यूज डू यू वॉश टू एवरेज, आप कितनी वैल्यूज़ को एवरेज लेना चाहते हैं वो हम नंबर ले लेंगे। फिर एक काउंटर होगा जो कि 0 से लेकर उस नंबर तक चलेगा, और हम बारी बारी वैल्यूज़ लेते जाएंगे। बारी बारी वैल्यूज़ ली और काम की पुश बैक किया, फैक्टर में खाता चले। हमने यूज़र से पूछा भाई तुम कितने वैल्यूज़ का एवरेज लेना चाहते हो, जितने वैल्यूज़ को एवरेज लेना चाहता है उतने का हमने एक फॉर लूप लगाया, और उतनी वैल्यूज यूज़र से ली सीन के ज़रिए और पुश बैक कर दिया। पुश बैक का मतलब है उसमें रखवा दिया, वेक्टर में पुश बैक कर दिया। तो एवरेज क्या होगा, एवरेज हमने ये फंक्शन कॉल कर लिया, ये फंक्शन कॉल हुआ तो कंट्रोल यहाँ पर आया, वेक्टर इसको पास हुआ, इसने टोटल के लिए एक्यूमुलेटर के लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया जिसमें टोटल आएगा, और एक एवरेज के लिए कर दिया। अब क्या करें, इफ़ अगर वेक्टर एम्प्टी है तो प्रिंट कर दो नो वैल्यूज़ टू एवरेज। अगर यूज़र ने अगर 0 एंटर किया था, कोई वैल्यू एंटर नहीं की, तो हम क्या करेंगे, तो अरे का साइज़ क्या होगा, 0 होगा ना, तो एम्प्टी ये ट्रू रिटर्न करेगा। अगर तो वेक्टर एम्प्टी है तो हम कहेंगे भाई कोई वैल्यूज़ नहीं है हमारे पास एवरेज करने के लिए 0.0, अदरवाइज़ क्या करो एवरेज, एवरेज लेना तो आपको आती है। क्या एक लूप चलाएंगे, हर वेक्टर की वैल्यू जो है उसका सम कर लोगे, टोटल कर लोगे। अब टोटल करना तो आपको आ ही गया है। अगर आप चाहते हैं कि एक वेक्टर की तमाम वैल्यूज़ का सम ले लें तो उसके लिए ये लूप है। लूप चलाओगे जो 0 से स्टार्ट होगा, वेक्टर साइज तक जाएगा, हर एलिमेंट को वो टोटल में ऐड करता चला जाएगा। एट द एंड ऑफ द लूप आपके पास टोटल मौजूद होगा, और एवरेज कैसे कैलकुलेट करोगे, एवरेज इक्वल्स टू टोटल डिवाइड बाय वेक्टर साइज, तो एवरेज आ जाएगी आपके पास, ठीक है। तो इसको मैं चला भी देता हूँ। तो मैं कहता हूँ जी 0, तो देखें उसने कहा नो वैल्यूज टू एवरेज, एवरेज इज़ 0, ठीक हो गया। चलें जी हम आगे चलते हैं। अब वो आपसे कुछ बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शंस डिक्लेयर जो है वो शो करेगा, समरी करेगा, ठीक है, समरी ऑफ द वेक्टर मेंबर फंक्शंस इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। तो वेक्टर्स बड़े ही फ़ायदेमंद हैं, बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल हैं हमारे लिए, ख़ास तौर पे इन सिचुएशंस के अंदर जहाँ पे आपको नहीं पता कि एलिमेंट्स कितने आपके पास आएंगे, कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं। आपका वेक्टर डायनामिकली ग्रो भी कर सकता है, श्रिंक भी कर सकता है, ठीक है, जबकि एरे में ये खासियत नहीं है, ठीक है। हाँ जी, एक मेंबर फंक्शन होता है हमारे पास वेक्टर का ऐड, और उसको हम एलिमेंट पास करते हैं। तो ये जो वेक ये जो वेक्टर है, वेक्टर इसका जो ऐड का फंक्शन है, इसमें आपने 5 पास किया तो फिफ्थ जो उसका एलिमेंट है ना, उसमें जो वैल्यू पड़ी हुई है वो आपको रिटर्न कर देगा। अरे का जो फिफ्थ एलिमेंट है उसमें जो वैल्यू पड़ी है वो आपको रिटर्न कर देगा, ठीक है। कैपेसिटी returns the maximum number of elements that may be stored in a vector without additional memory being allocated. This is not same as the return value by size member function, ठीक है। तो वेक्टर की कैपेसिटी जो है वो क्या है, रिटर्न द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट मे बी स्टोर्ड इन अ वेक्टर विदाउट एडिशनल मेमोरी बीइंग एलोकेटेड। वही कह रहा है कि एक वेक्टर में कितने मैक्सिमम वैल्यूज आ सकती हैं, ये आपको वो रिटर्न करेगा, ठीक है। साइज हमें साइज रिटर्न करता है, करंट साइज, और करंट साइज कुछ भी हो सकता है। कैपेसिटी हमें उसकी कैपेसिटी रिटर्न करेगी, भी उसकी कैपेसिटी कितनी है, कितने कितने वो एलिमेंट्स मैक्सिमम अपने अंदर स्टोर कर सकता है, वो कैपेसिटी होगी। क्लियर का फंक्शन पढ़ा है आपने, तमाम एलिमेंट को क्लियर कर देगा। हाँ जी, एम का फंक्शन क्या करेगा, एम का फंक्शन ये बताएगा कि अगर आपका जो है वो वेक्टर वो एम है कि नहीं है। पॉप बैक क्या करेगा, आखिरी एलिमेंट को रिमूव करेगा। पुश बैक आखिरी एलिमेंट में पुश कर देगा। रिवर्स क्या करेगा, देखें जी कितना आसान काम है। अगर आप चाहते हैं कि अरे के एलिमेंट्स को रिवर्स कर दें, एक अरे है ना, अरे के एलिमेंट्स को रिवर्स करना आपके लिए कितना मुश्किल काम है। अगर अगर मैं आपको ये काम दूँ, टास्क दूँ कि भाई अरे के एलिमेंट को आप रिवर्स कर दें, तो इसी तरह आप वेक्टर्स के एलिमेंट को भी रिवर्स कर सकते हैं। तो रिवर्स का फंक्शन है, तो वो क्या करेगा, वेक्टर के एलिमेंट को रिवर्स कर देगा, उल्टा कर देगा। क्या मतलब ये कि देखें अगर आपके पास एक वेक्टर है ना, वेक्टर उसमें ये एलिमेंट्स पड़े हुए हैं 1 2 3 3 4 5, तो इसको रिवर्स करने का मतलब है ये 5 4 3 2
1 जी, ये मतलब है रिवर्स करने का। ठीक है, तो ये, और फिर रीसाइज का फंक्शन क्या है? रीसाइज इज अ वेक्टर बाय एलिमेंट्स, ईच ऑफ द न्यू एलिमेंट इज इनिशियलाइज विद द वैल्यू। तो ये जो है रीसाइज का फंक्शन क्या करता है, ये दो पैरामीटर्स लेता है। ये एक तो वेक्टर को रीसाइज कर देगा, ये आपके वेक्टर को 5 जो है ना उसके एलिमेंट्स उसके रीसाइज कर देगा। ठीक है, यानी कि 5 एलिमेंट्स उसमें आप कह रहे हैं ऐड कर देगा, और हर एक की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। तो आप अगर आप रिसाइज करना चाहते हैं अपने अपने वेक्टर को, उसमें 5 वैल्यूज़ या 10 जितनी वैल्यूज़ आप ऐड करना चाहते हैं तो वो आप पास करते हैं, जितने एलिमेंट्स सॉरी ऐड करना चाहते हैं, और उसकी वैल्यू पास करते हैं उसको। ठीक है, दिस स्टेटमेंट इंक्रीजेज द साइज ऑफ वेक्टर बाय 5 एलिमेंट। ये स्टेटमेंट क्या करेगी? रिसाइज क्या करेगी? इतने एलिमेंट्स जो है वो इंक्रीज कर देगी, और जो नए एलिमेंट्स बनाएगी उनकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। दिस स्टेटमेंट इंक्रीजेज द साइज ऑफ वेक्टर बाय 5 एलिमेंट्स, द 5 न्यू एलिमेंट्स आर इनिशियलाइज्ड टू द वैल्यू ऑफ 1। स्वैप का मतलब क्या है? स्वैप का मतलब है स्वैप द कंटेंट्स ऑफ द वेक्टर विद इन द कंटेंट्स ऑफ विद द कंटेंट्स ऑफ वेक्टर 2। तो बेसिकली ये अगर आप वेक्टर 1 और वेक्टर 2 की वैल्यू को स्वैप करना चाहते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि वेक्टर आपके पास एक 1 है और दूसरा वेक्टर है, कि वेक्टर 1 की वैल्यू जो है वो 2 में चली जाए, 2 की वैल्यू 1 में आ जाए। जैसे आपने एक वेरिएबल को स्वैप किया था कि एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे में चली जाए और दूसरी वैल्यू पहले वेरिएबल में आ जाए, तो उसको स्वैपिंग बोलते हैं। तो अगर आप वेक्टर को स्वैप करना चाहें तो उसका स्वैप का फंक्शन कॉल कर लें, और अगर आपने यही काम जो है अरे में करना हो स्वैपिंग का, तो आप सोचें आप कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। इसके चेक पॉइंट क्वेश्चन कर लीजिएगा, इसमें कोई इश्यू हो, कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।